Hey, good evening, guys. Today I'm going to start chapter 2, that is Principles of Management. मैंने फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी. 2 वीडियोस अपलोड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी में मैंने डिस्कस कर दिया है पूरे चैप्टर को. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब चैप्टर है, और यहाँ पे जो भी राइटर्स ने, जैसे कि हेनरी फ्योल ने, टेलर स्विफ्ट ने वगैरह ने, इन्होंने दिया हुआ है डेफिनेशंस वगैरह, वो डेफिनेशंस काफ़ी आते हैं एग्जाम में. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से. तो पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ कि F.W. टेलर कौन थे और हेनरी फ्योल कौन थे और टेलर क्या थे. तो इन लोगों ने 2-3 राइटर्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि विंसलो टेलर, हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर. हेनरी फ्योल और उधर जो अमेरिकन वगैरह थे, वो लोगों ने स्कॉलर्स थे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया है, डेफिनेशन दिया है. बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा अप्लाई किया जाता है और ज़्यादा मतलब ऑप्ट किया गया है हेनरी फ्योल का और F.W. टेलर का. ठीक है, तो ये दोनों मैक्सिमम है चांसेस कि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद करने होंगे. ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. अभी तक बस ये चैप्टर में कि जो भी टेक्निक्स है वो कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट के लिए, यही सब इसमें लिखा हुआ है. इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. यहाँ से मेन जो चैप्टर जो स्टार्ट है वो यहाँ से है. यहाँ पे आपको मैं राइट करके दिखाती हूँ. दीज प्रिंसिपल्स है ना, यहाँ से Principles are guidelines to actions. They denote a cause and effect relationship, while functions of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling are the actions to be taken while practicing management. तो मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करने के टाइम जो भी स्टेप्स ऑप्ट किए जा रहे हैं वो क्या है कि वो किसी न किसी प्रिंसिपल पे, किसी न किसी गाइडलाइंस पे ही डिपेंड है. ऐसे आप जो भी है नए अगर फील्ड में, अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं, अगर आपने अगर बगल के देखो, अगर मेरे जैसा कॉम्पिटिटर जो है वो कैसा कैसा काम कर रहा है, और आप उसको देख के क्या सीखते हैं, जो वो कर रहा है जिससे उसे सक्सेस मिल रहा है उसको आप ऑप्ट करेंगे. और लेकिन आप देखेंगे अगर उसे लॉस हो रहा है किसी वजह से, तो आप उसे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे. तो इस वजह से नेचर जो है ऐसे ऐसे नेचर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑप्ट करना है, और जो अच्छी चीज़ें उनको ऑप्ट करनी है, जो खराब चीज़ें उनको रिजेक्ट कर देनी है. तो यहाँ पे स्टार्ट होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द इंटेंडेड to apply all the types of organizations, business as well as non-business, small as well as public sector as well as private sector, manufacturing as well as service sectors. तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, वो यूनिवर्सली कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, जैसे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी में वो अप्लाई हो सकता है. जनरल गाइडलाइंस क्या है, द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शंस बट नॉट द प्रोवाइड टू रेडीमेड जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स. तो क्या है ये एप्लीकेबिलिटी कब होगी, जब आपके फैक्टर्स और जो आपके डायनेमिक कंडीशंस है वो अप्लाई मतलब वो सिमिलर होंगे प्रिंसिपल से. तभी अगर आपके पास जो भी आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो प्रिंसिपल से आउट है, प्रिंसिपल में वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो फिर आपको अलग से अपना एक उस पर थ्योरी बैठानी पड़ेगी. आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो जा रहे हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. क्योंकि गाइडलाइंस में क्या होती है, जो पहले से प्रॉब्लम्स हुई है उनके सॉल्यूशंस दिए रहते हैं. बट अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फेस कर रहे हैं आप नई प्रॉब्लम एक, तो उसके लिए आपको अपनी खुद से एक थ्योरेटिकल मतलब बेसिस तैयार करनी पड़ेगी कि हाँ आपको कैसे कैसे अपने प्रॉब्लम से डील करना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन डीलिंग विद अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, मैनेजर में फेस द प्राइमेसी ऑफ द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर दो एम्प्लॉय में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 2 लोगों में बहस हो रही है, मैनेजर में और एम्प्लॉय में, तो क्या करेगा मैनेजर, एम्प्लॉय से बहस थोड़ी करते रहेगा. वो क्या करेगा, वो सबके फोर्सिंग के लिए क्या करेगा कि वो अपने मैनेजर वो अपने एम्प्लॉय को सबको समझाएगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने की
के पीछे जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ managers always well as experimentations. For example, it is matter of common experience that discipline is indispensable for accomplishing any purpose. The principle finds mention in many management theory. On the other hand, in the order to remedy the problems of attitude workers in the factory, an experiment may be conducted to see the effect of improvement of physical condition to reduce stress. तो क्या होता है, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस को और ऐसे एक्सपीरियंस को आगे लेके चला जाता है कि अगर कोई भी वैसा प्रॉब्लम जो पहले हो चुका है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया गया है उसको हम लोग भी ऑप्ट करके चलें। फ्लेक्सिबल। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर not rigid prescriptions which have to be followed absolutely. They are flexible and can be modified by the manager. देखो ये एप्लीकेबिलिटी ऐसे नहीं है कि आपको ये डाल दिया गया आपके साथ हार्डशिप की जाएगी, नहीं, आपको अगर यूज़ करना है उस प्रिंसिपल्स को तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई रूल है, कोई गाइडलाइंस है, वो पूरी आपको बताई गई, पर आपको आधी चीज़ पसंद आ रही है, आधी चीज़ नहीं पसंद आ रही है, आप उसकी आधी चीज़ को लेके मैनेजमेंट के लिए लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है mainly behavioral management principles aim at influencing behavior of human beings. Therefore, principles of management are mainly behavioral in nature. It is not that these principles do not pertain to things and phenomenon at all. It's just a matter of emphasis. तो क्या है कि अभी आप जो मान लीजिए कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी फैक्ट्री के लिए और वो फैक्ट्री के साथ क्या है, वो रॉ मटेरियल्स के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन फोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करना है, आपको सबको एक साथ यूनिटी में लेके चलना है। जिसमें कि आप जैसे फैक्ट्री का काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री के लिए आपको वो फैक्ट्री के जो भी वर्कर्स हैं उनको लेके चलना होगा, फैक्ट्री में जो आउटकम आ रहा है उसको लेके चलना होगा, इनपुट आ रहा है उसको लेके चलना होगा, रॉ मटेरियल आ रहा है उसको सबको यूनाइट करके चलना होगा। Cause and effect relationship. The principles of management is intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations in a large number of cases. As such, they tell us a particular principle was applied in the particular situation, what would be its likely effect. The principles of management are less than perfect since they mainly apply to human behavior. In real situations are not identical, so accurate cause and effect relationship may be difficult to establish. तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो ऐसा मतलब किसी और के लिए वो कुछ अलग ही उसका रिजल्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, बट आपने जब अप्लाई कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट में तो आपके लिए क्या है वो एडवर्स सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए और अपना अलग तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करने का ट्राई कीजिए। कंटिजेंट। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलेशन सिचुएशन एट एप्लीकेबल point of time. The application of principle has to be changed as per the requirement. For example, employees deserve fair and just remuneration, but what is just and fair is determined by multiple factors. तो जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय को आपको पे करना है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो आउटकम है वो सही आ रहा है कि नहीं, एफिशिएंसी आ रही है कि नहीं एम्प्लॉय से। अगर आप उसकी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो उसके लिए कैपेबल है या नहीं है, इस वजह से सब कुछ चेक करके आपको आगे बढ़ना है। ये ऐसे ही केस स्टडीज दिया हुआ है, इस एग्जाम में उतना पूछना नहीं है। Significance of principles of management. The principle of management derive from the significance of the unity. They provide useful insights to managerial behavior and influence managerial practices. Managers may apply these principles to fulfill their task and responsibilities. Principles guide managers in taking implementing decisions. तो क्या होता है, सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस रोल यूज कर मतलब रोल प्ले करते हैं मैनेजर के लिए, जिसमें कि मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट के लिए जो सारा वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऐसा रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी वो डिसीजन ले वो सबके लिए ही एप्लीकेबल हो और उससे आउटकम हो तो सबका फायदा हो, प्रॉफिट हो भी होगा तो सबके लिए होगा, लॉस भी होगा तो सबके लिए होगा। Providing managers with useful insights into reality. The principles of management provide the managers with useful insights into a real world situations. Adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situations and circumstances. It will also enable managers to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problems. तो मैनेजर क्या करता है, वो
मैनेजर को क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है वो सिग्निफिकेंस एक लाइन बताता है कि आपको बस इस डॉट्स को फॉलो करना है और आप जो है अपना आउटकम ले सकते हैं। इस जैसे एग्जाम के लिए क्या होता है, एग्जाम के लिए आपको क्या करना होता है, बुक पढ़ना होता है। आपको पता है कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, फिर भी आप इधर उधर की बुक पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आप 10 बुक में उलझ जाएंगे। बट इस वजह से क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसलिए दिए गए मैनेजर्स को कि अगर वो अप्लाई करना चाहे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स पे ही चल के अपना आउटकम ले सकते हैं और अपना फ़ायदा कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। रिसोर्सेज बोथ human and material available with the company are limited. They have to be put to optimum use. By optimum use, we mean that the resources should be kept to use in such a manner that they, with the minimum cost. Principles equip the managers to foresee एंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। तो कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है मैनेजर, उसको क्या करना होगा कि उसका जो आउटकम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से उसको अपने डिसीजंस को हमेशा चेक करना होगा, वरना क्या होगा वो गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा और लॉस होगा तो सर्टेनली सबके लिए लॉस होगा। Scientific decisions must be based on facts, thoughtful and justifiable in terms of the intended purposes. They must be timely, realistic and subject to measurement and evaluation. Management principles help in thoughtful and decision making. They emphasize logic rather than blind faith. तो क्या होता है, साइंटिफिक डिसीजंस जो मिले हुए हैं प्रिंसिपल से, वो क्या है कि ब्लाइंड फेथ उस पर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक्ड है, ऑलरेडी वो डिसीजंस पे लोग वर्क कर चुके हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो सिचुएशंस कभी भी एडवर्स नहीं होगी, उसका जो आउटकम है वो कभी भी गलत नहीं जाएगा। बट अगर आप एक न्यू इंटरप्रेन्योर है, न्यू बिगिनर है, तो आपको ये सब अप्लाई करना ही होगा। Meeting changing environment requirements. Although the principles are in the nature of general guidelines, but they are modified as such help managers to meet changing requirements of the environment. You have already studied that the management principles are flexible to adapt to dynamic environment. तो dynamic environment ना तो changing environment, जैसे जैसे environment चेंज होगा वैसे से आपको अपने principles को भी change करना होगा। Next है fulfilling social responsibilities. The increased awareness of the public forces businesses, especially limited companies, to fulfill their social responsibilities. Management theory and the management principles have also evolved in response to these demands. तो जो भी डिमांड है सोसाइटी की उसको भी लेके आपको चलना होगा, so that आप अपने आउटकम को बढ़ा सकें और अपने फर्म को लेके, अपने कंपनी को लेके, अपने जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेके आप अपने मार्केट में बने रहें। Management training, education and research. Principles of management are at the core of management theory. As such, these are used as the basis of management training, education and research. You must be aware that the entrance to management institutes is by the management aptitude test. तो क्या होता है, मैनेजमेंट का ट्रेनिंग जाता है। अगर कोई मैनेजर बनना चाहेगा तो उसके लिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखिए कोर्स दिया हुआ है, इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो कि होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों को आपको ऑप्ट करना होगा, जैसे कि जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसे आप करके ग्रेजुएट जाएंगे, जिसको बोलते हैं बीबीए, एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए इंडिया में क्या होता है या कहीं भी इंट्रेंस मैनेजमेंट टेस्ट होता है, जिसको लेके आप टेस्ट क्वालिफाई करोगे, फिर आपको क्या होगा आईएम्स वगैरह में एडमिशन मिलेगी, फिर आप एमबीए करोगे और एमबीए करके फिर आप मैनेजमेंट में जाओगे और मैनेजर बनोगे। ठीक है। The principles enable refinement of management practices as well as facilitating the development of new management techniques. Thus, we see that techniques like operations research, cost accounting, just-in-time Kanban and Kaizen have developed due to further research. In their in conclusion, we said that understanding the meaning, nature, and significance of principles of management will help us to appreciate their applicability in real life situations. तो रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ जो चल रहे हैं उनको हमको लेके चलना है और सारे प्रिंसिपल्स को वो करना है, प्रिंसिपल्स को अपने साथ लेके चलना है, ताकि हमारा जो आउटकम है वो कभी भी एडवर्स सिचुएशंस में ना जाए, और अगर जा भी रहा है तो हम उस पर प्रिंसिपल्स ऑप्ट करके उसे ओवरकम कर सकें। तो अब देखना है हमें F.W. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसा था। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ वन ऑफ द earlier schools thought of management refers to as a classical school. The other two streams belonging to the classical schools are Fayol's administrative theory and Max Weber's
वी विल नॉट बी डिस्क्राइबिंग बेकरी हियर। तो ये क्या है, ये हम लोग को अभी पढ़ना है बस फायोल का और हेनरी फ्योल का और एफ डब्ल्यू टेलर का। तो एफ डब्ल्यू टेलर का यहाँ पे दिया हुआ है बर्थ ईयर, देखिए यहाँ पे फ्रेडरिक विंसलो टेलर, मार्च 20, 1856, मार्च 21, 1915, was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency। तो इसने क्या किया था, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पे वर्क किया था, ठीक है। In 1874, he became an apprentice mechanist, learning factory conditions at the grassroots level. He earned a degree in mechanical engineering। तो क्या हुआ था, हेनरी एफ डब्ल्यू टेलर जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने क्या किया था, मैकेनिकलिस्ट की जो डिग्री है वो हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री में जाके और साइंटिफिक अपनी सारी थ्योरी दी थी, जिसमें कि बताया गया था कि कैसे कैसे आप अपने जो भी आउटकम्स आ रहा है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। यू मस्ट बी अप्रिसिएट दैट एवरी न्यू डेवलपमेंट टेक्स सम टाइम एंड बी परफेक्ट। टेलर्स कंट्रीब्यूशन must be seen in the light of the efforts made perfect with the factory system of the production। टेलर जो है वो दिए हुए साइंटिफिक है। ही इज नोन फॉर द coinage of the scientific management in the articles The Principle of Scientific Management, published in 1911। After being fired from Wilhelm Steam Company, he wrote a book, Shop Floor, which sold well। ही तो क्या हुआ था, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ था, वो भी कब लिखी थी, जब उन्हें उनके कंपनी से निकाल, जिस कंपनी में वो काम करते थे वहां से उसको निकाल दिया गया था, तो वहां के लिए वो बुक लिखे थे, जिस बुक में सारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, यहाँ से एग्जाम में आता है। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखने के लिए आएगा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसमें बस आपको हेनरी फ्योल का पूछा है तो हेनरी फ्योल का लिखना है, अगर एफ डब्ल्यू टेलर का पूछा है तो एफ डब्ल्यू टेलर का लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है टू टेलर्स कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो पेज है यहाँ से आपको एग्जाम में लिखना होगा। देखिए ये वाली जो सेंटेंस है ना, यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से आपको याद करना। ये पेज थोड़ा सा ट्रिकी है याद करने के लिए, बट कोई नहीं, हो जाता है, तो सबको हो जाता है ये लर्न। ये चीज़ जो है ये एक्सप्लेन मैं कर दे रही हूँ। 1 मिनट क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा। Scientific management requires first a care investigation of each of the many modifications of the same implement developed under rule of thumb, and second, after time and motion study has been made of the speed attainable with each of these implements, that the good points of several of them shall be unified in a single standard implementation, which will enable the workman to work faster and with greater ease that he could before। तो क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन तरीके का दिया हुआ है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपकी कंपनी कहाँ चल रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे ऑप्ट है, क्या क्या ऑप्ट किया है, क्या नहीं किया है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको कैसे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। The main elements of scientific management are time studies, functional or specialized supervision, standardization of tools and implements, standardization of work methods, separate planning, function management by exception principle, the use of slide rules and similar time-saving devices, instruction cards for workmen, task allocation and large bonus for successful performance, the use of differential rate mnemonic systems of classifying products and implements, a routing system, a modern costing system, etc. Taylor called these elements merely the elements of details of the mechanism of management. He saw them as extensions of 4 principles of management। तो एक्सटेंशंस क्या है, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसके ऊपर ये दिया गया, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस, द साइंटिफिक selection of the workmen, the scientific education and development of workmen, and an intimate and friendly cooperation between the management and employees। तो ये जो 4 दिए हुए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए थ्योरी, उस 4 थ्योरी पे वो 4 एलिमेंट्स निकाले गए। वो 8 कितने 1 2 3 4 5 6 हाँ 12 दिए हुए हैं, 12 एलिमेंट्स निकाले गए हैं सिर्फ 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट से, जो कि आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सारे लिखने होंगे, सारे याद करने की नीड नहीं है कि आपको सारे एक बार में याद होना चाहिए, नहीं,
वो कि या तो आपको सारा मतलब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये 4 लिखने रहेंगे जो मेन साइंटिफिक रूल्स है वो और गाइडलाइंस है वो, और ये जो एलिमेंट्स है इसमें से कोई 1 या 2 आता है, शायद 1 या 2 आएगा डिस्कस करने के लिए वो भी एग्जाम में। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। In the words of Taylor, scientific management means knowing exactly what you mean to do or seeing that they do it in the best and cheapest way. The Belden Steel Company, where Taylor himself worked, achieved threefold increase in productivity by application of, तो threefold जो increase हो गया साइंटिफिक जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स था मैनेजमेंट का, उसको यूज़ करने के बाद टेलर का जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिया गया है उसको उसने खुद की कंपनी में, खुद के ऑर्गेनाइजेशन में लगाया हुआ था, और उससे क्या हुआ था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, उसके बाद ही उनको निकाला गया था। तो जिसपे उन्होंने सर्च किया था उन्होंने किताब लिखी और उसके बाद वो प्रिंसिपल्स बन गए। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Taylor pioneered the introduction of the method of scientific inquiry into the domain of management practice, where we have already referred to the limitations of the rule of thumb approach of management as different managers would follow their ingenious rules of thumb. It is but a statement of obvious that all would not be equally effective. Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. The method can be developed through study and analysis. Study and analysis का एक ये है study and analysis, जिसकी वजह से आप स्टडी करेंगे अपने फॉर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि आपको कहाँ पे आउटकम को चेंज करना है, कहाँ पे डेवलप करना है। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रेडिशनल मेथड्स through work study, unifying the best practices and developing a standard method which would be followed throughout the organization. According to Taylor, even a small production activity like loading pigs of iron, ऐसा ही बताया गया है। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि आपको एनालाइज करना है और फिर स्टडी करना है, एनालाइज करना है, स्टडी करना है, एनालाइज करना है, और बार बार ये जो सर्कल है ये बार बार चलते रहेगा, क्योंकि आपका जो भी इंटरनल एफिशिएंसीज है, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैच हो जाए। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब हारमोनी के साथ है बट नॉट डिस्कॉर्ड। फैक्ट्री सिस्टम of production implied that the manager served as a link between owners and the workers. फैक्ट्री का जो भी सिस्टम है वो क्या है, वो एक लिंक बन रहा है ओनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। सिंस मैनेजर दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स, it should not be difficult for you to appreciate that there is always existed the possibility of a kind of class conflict, the managers versus workers. The Taylor recognized that this conflict helped none. तो क्या है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो वर्कर के बीच में और मैनेजर्स के बीच में, और साथ में सब मिलकर यूनाइटेड होकर काम करें। टू अचीव दिस टेलर कॉल्ड कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। इट मीन्स द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स वुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, मतलब अपने थिंकिंग को मैच करके चलना है, ट्रांसफॉर्म करके चलना है। इन सच अ सिचुएशन इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक स्ट्राइक, तो कोई भी जो भी वर्कर है वो स्ट्राइक पे ना जाए। जैसा कि अगर कोई बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट करने के लिए वो साथ में। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज इट्स ओन फाउंडेशन फॉर द फर्म कॉन्वोकेशन दैट द ट्रू इन्वेस्ट ऑफ द two are one and the same, that the prosperity of the employer cannot be existed for a long time unless it is accompanied by the prosperity. Next है cooperation and not individual. Cooperation का वर्क है अकेले का नहीं, सब लोग एक जैसे 1 + 1 = 11 not 2. There must be, ये बहुत फेमस डायलॉग, ये आपको लिखना ही होगा। There should be a complete coordination between labor and the management instead of individualization. The principle is an extension of principle of harmony not discord. और एक competition should be replaced by cooperation. competition को replace करना है आपस में। अगर कंपनी के लोग ही आपस में competition करने लगे तो फिर competition दूसरे से कैसे करेंगे। इस वजह से कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी लोग हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो सब क्या करें, कोऑपरेशन करके चले। both should realize that they need each other. Development of each and every person in his or her
greatest efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends to a large extent on personal competencies. As such, significant management also stood for work development. तो जो भी कंपनी का चल रहा है, आपका प्रॉस्पेरिटी के लिए चल रहा है, एफिशिएंसी के लिए चल रहा है, उसको हम लोग को साथ में मिलकर चलना है और ऐसे चलना है ताकि आप डेवलपमेंट भी कर लो और आपका ज़्यादा वेस्टेज भी ना हो. नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब हम लोग को पढ़ना है टेक्निक्स क्या क्या है. फंक्शनल फोरमैनशिप अकॉर्डिंग टू टेलर concentrated on improving the performance of this role in the factory setup. फैक्ट्री के जो लेबर्स थे उनके साथ हार्डशिप की जा रही थी, जिसको बंद करने के लिए FW टेलर ने निकाला था कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस. In fact, he identified a list of qualities of a good foreman supervisor and found that no single person could fit for them. तो क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, कुछ रूल्स निकाले थे, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाली थी सुपरवाइजर के लिए, फोरमैन के लिए, बट जो भी उसमें उस टाइम पे जो लोग वर्क करते थे वो उस पर फिट नहीं हो रहे थे. उस वजह से क्या हुआ था, जो आपका अटेनेबल गोल था वो अचीव नहीं हो पा रहा था और हमेशा आप कंपनी पीछे चल जा रही थी. Taylor advocated separation of planning and execution functions. This concept was extended to the lowest level of the shop floor. It was known as functional foremanship. Under the factory manager, there was a planning in charge and production in charge. तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी सुपरवाइजर को ऑप्ट किया गया, हायर किया गया, उसमें क्या दिखा गया कि एक प्लानिंग इंचार्ज होगा, प्रोडक्शन इंचार्ज होगा और उन लोग की प्लानिंग से जो है कंपनी चलेगी. जैसे कि आपको ये फिगर में दिखा रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम है. इस डायग्राम में ये बताया गया है कि वर्कमैन रहेंगे तो वर्कमैन को 1 2 3 4 इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 3 4 इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और ये चार जो है किसके लिए काम करेंगे, प्लानिंग इंचार्ज बन जाएंगे और प्लानिंग प्रोडक्शन इंचार्ज बन जाएंगे. और दोनों जो है फैक्ट्री मैनेजर मतलब फोरमैन के लिए होगा, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड वर्क क्लर्क, डिसिप्लिनरी, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. ये जो पार्ट भी चल रहा है, ये एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी टाइम पे ये पूछा जाता है. ये पूरा टोटल तो नहीं पूछा जाता है, बट हाँ पार्ट वाइज पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन इंचार्ज के बारे में सिर्फ बताना है या फिर प्लानिंग इंचार्ज के बारे में बताना है, ठीक है, या फिर सिर्फ ये 1-2 डिफिनेशंस आते हैं. नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. Taylor was an ardent supporter of standardization. According to him, scientific methods should be used to analyze methods of production. Prevent under the rule of thumb, the best practices can be kept and further refined to develop a standard which should be followed throughout the organization. This can be done throughout work study techniques which include time study, motion study, fatigue study and method study. तो इन सारी स्टडी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी और मेथड स्टडी, इनको स्टडी करके हम लोग को ये निकालना है कि हमारा जो वर्क है वो स्टैंडर्ड वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है. अगर नहीं होगा तो फिर उस पर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, बट अगर हो रहा है तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की वजह से क्या होगा, वो ग्रो करेगी. स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. तो एक स्टैंडर्ड्स मतलब एक रूल्स और क्राइटेरिया बना देता है कि जो भी स्टैंडर्ड वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ये सारे रूल्स जरूर फॉलो करने हैं. इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, या तो किसी प्रोसेस का होगा या फिर रॉ मटेरियल का होगा या फिर टाइम के लिए होगा या फिर प्रोडक्ट का होगा, मशीनरी का होगा, मेथड का होगा या फिर वर्किंग कोई कंडीशंस का होगा. दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स व्हिच मस्ट बी adhered during the production. The objectives of standardization are to reduce a given line or product to fixed type, size and characteristics, to establish chargeability of manufactured parts and products, to establish standards of excellence and quality in the materials, to establish standards of performance of men and machines. तो स्टैंडर्ड्स वे में यूज़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना, कम करना होगा फिक्स टाइप्स का, साइजेस को ऐसा करना होगा. बट सिंप्लीफिकेशन एम्स टू द इम्प्लीमेंटिंग द superfluous variety, size and dimensions, while standardization implies
is diversing new varieties instead of the existing ones. Simplification aims at eliminating unnecessary